नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड पढ़ाऊंगा, जिसमें मध्य प्रदेश के पर्वत एवं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में क्लास पढ़ा दी थी। अब आगे चलते हैं और पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रेणियां हैं। कितनी? 2 पर्वत श्रेणियां हैं, 2 पर्वत हैं, एक सतपुड़ा, दूसरा विंध्याचल। एक सतपुड़ा है, दूसरा है विंध्याचल। तो इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। दोनों सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती नर्मदा नदी दोनों के बीच में बहती है, जो कि एक भ्रंश घाटी में बहती है। कैसे बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है, जिसका ढाल जो है भारत के सामान्य ढाल से पूर्व से विपरीत है। भारत का जो सामान्य ढाल है पूर्व से मतलब पूर्व की ओर है, लेकिन भारत का सामान्य ढाल पूर्वी दिशा में है, लेकिन नर्मदा नदी है उसका ढाल है पश्चिम की दिशा में, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और अब आगे देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी के बारे में। तो सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। कितनी है? सतपुड़ा जो पर्वत है उसकी लंबाई है 1120 किलोमीटर। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूरब में मैकाल पहाड़ी तक विस्तृत है। कहाँ से शुरू? पश्चिम में ये शुरू होता है राजपीपला से। राजपीपला पहाड़ी है पश्चिम में, वहाँ से शुरू होता है। और पूरब में है मैकाल श्रेणी। कौन सी? मैकाल श्रेणी है पूर्व में, वहाँ तक फैला हुआ है। यह पर्वत नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ? नर्मदा नदी के दक्षिण में। नर्मदा नदी इसके उत्तर में है, तो यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। बात करते हैं किस किस चट्टानों से बना है। तो सतपुड़ा पर्वत जो है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। किन किन से बना है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई देखें तो इसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर। कितनी है? 900 मीटर से अधिक। सतपुड़ा पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर से अधिक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर। यह महाद्वीप की श्रेणी में है। महाद्वीप की श्रेणी में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। धूपगढ़ जो चोटी है वो महाद्वीप की श्रेणी में है। और इसी के निकट में हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन कौन सा? पचमढ़ी। एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है पचमढ़ी, जो सतपुड़ा श्रेणी में ही आता है। बात करते हैं विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। कहाँ है? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इसका ढाल जो है उत्तर दिशा की ओर है। विंध्याचल पर्वत का जो भी ढाल है वो उत्तर दिशा की ओर है। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ लाल बलुआ पत्थर एवं क्वार्ट्ज से हुआ है। कहाँ से हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से एवं क्वार्ट्ज से हुआ है। विंध्याचल पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में गिना जाता है। विश्व की जो प्राचीनतम श्रृंखला है उनमें विंध्याचल पर्वत को गिना जाता है। इसे एक अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। कौन सा? अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है विंध्याचल को। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई है 457 से 610 मीटर। 457 से 610 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। विंध्याचल पर्वत में पूर्व में कैमूर भांडेर पर्वत श्रेणियाँ हैं। कैमूर और भांडेर कहाँ? विंध्याचल पर्वत के पूरब में स्थित है। अब आगे देखते हैं महादेव पर्वत श्रेणी की बात करें तो महादेव पर्वत सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी भाग है उसे महादेव पर्वत कहा जाता है। महादेव पर्वत श्रेणी का विस्तार होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में है। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? महादेव पर्वत के विस्तार है होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी जिले आते हैं। महादेव पर्वत में ही एमपी की सबसे ऊंची चोटी इसी के अंतर्गत आती है, जो अभी पढ़ा मैंने। धूपगढ़ जो चोटी है 1350 किलोमीटर, जिसकी 1350 मीटर जिसकी ऊंचाई है वो धूपगढ़ की चोटी महादेव पर्वत में ही आती है।
और यहाँ एक दर्शनीय स्थल है, क्या है, पचमढ़ी, यहाँ का दर्शनीय स्थल। अब देखते हैं मैकाल अमरकंटक श्रेणी। तो मैकाल श्रेणी की बात करते हैं तो मैकाल पर्वत सतपुड़ा पर्वत का ही दक्षिण पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिण पूर्वी भाग। जो सतपुड़ा पर्वत का दक्षिण पूर्वी भाग है मैकाल पर्वत। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, यहीं से होती नर्मदा नदी उद्गम। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल श्रेणी है। तो मैकाल पर्वत में स्थित है उद्गम। मैकाल पर्वत बलुआ पत्थर से, मैकाल पर्वत के जो है बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज और अवसादी चट्टानों से बना है। मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला तथा डिंडोरी जिले में फैला हुआ है। मैकाल श्रेणी है जो कि मध्य प्रदेश की शहडोल, मंडला और डिंडोरी जिलों में फैली हुई है। आगे देखते हैं कैमूर तथा भांडेर श्रेणियाँ। तो यह विंध्याचल पर्वत के पूर्वी विस्तार को भांडेर और कैमूर कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत जो है उसका जो पूरब का भाग है, पूर्वी भाग, उसे भांडेर और कैमूर पर्वत श्रेणी कहते हैं। कैमूर पर्वत का विस्तार कैमूर पर्वत जो है उसका विस्तार सीधी, सतना और रीवा जिले में है। कहाँ है कैमूर? सीधी, सतना और रीवा जिले में कैमूर पर्वत का विस्तार है। और भांडेर की बात करें तो भांडेर श्रेणी पन्ना, छतरपुर जिले में पाया जाता है। जो मतलब इसका विस्तार है वो कहाँ, पन्ना और छतरपुर जिले में। अब आगे देखते हैं राजपीपला पर्वत श्रेणी। कौन सी? राजपीपला पर्वत श्रेणी। तो मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। जो ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश की, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? राजपीपला श्रेणी से ही होती है। और यह पर्वत पश्चिमी भाग से प्रारंभ होता है। यह पर्वत पश्चिमी भाग से प्रारंभ होकर पूर्व में कहाँ तक? बुरहानपुर दर्रे तक। कहाँ तक? बुरहानपुर दर्रे तक जाता है। और राजपीपला की पहाड़ियाँ, अखरानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ तथा असीरगढ़ पहाड़ियाँ। कौन कौन सी? राजपीपला की पहाड़ियाँ, अखरानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ तथा असीरगढ़ पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा हैं, इसी में स्थित हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है भारत के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण जलवायु की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें जलवायु की जो भी सभी विशेषताएं हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब सूर्य जब 21 मार्च को उत्तरायण हो जाता है, सूर्य जब 21 मार्च को उत्तरायण होता है तो ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और जब 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर चमकता है, लंबा चमकता है तो तापमान में वृद्धि होती है और सबसे ज़्यादा तापमान इसी दिन होता है। यह चरम अवस्था पर होता है, जिससे कि निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस निम्न दाब के कारण व्यापारिक पवनें चलने लगती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में। जो व्यापारिक पवनें हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में चलने लगती हैं और इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगती हैं, और इस क्षेत्र की ओर जो पवनें हैं वो आने लगती हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पवनें प्रवेश कर जाती हैं। प्रवेश करने के बाद जो कि मध्य प्रदेश में वर्षा का कारण बनती हैं, वर्षा कराती हैं। और फिर आगे देखते हैं जब 21 सितंबर को सूर्य दक्षिणायन होता है, मतलब दक्षिण में प्रवेश होने के लिए चलता है, तो मध्य प्रदेश में धीरे धीरे शीत ऋतु का आरंभ होता है। सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो मध्य प्रदेश में धीरे धीरे क्या होता है? शीत ऋतु प्रारंभ होती है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून, कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटता हुआ मानसून जिसे कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून दोनों की, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून जो शुरू हुआ था और लौटता हुआ मानसून दोनों कारण मध्य प्रदेश की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। देखते हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित इस क्षेत्र के समुद्र से अधिक दूरी व कर्क रेखा के समीप होने के कारण जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है वो कर्क रेखा जो समुद्र से दूर है और कर्क रेखा के पास में है। समुद्र से दूर एवं कर्क रेखा के समीप होने के कारण इस क्षेत्र में महाद्वीपीय जलवायु
के लक्षण दिखाई देते हैं, महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म, ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? अत्यधिक गर्म होती है। हिमालय की समीपता के कारण और हिमालय की समीपता के कारण अत्यधिक ठंडी जो पड़ती है वो अत्यधिक ठंड, शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी होती है। देखते हैं आगे, हिमाचल का पर्वतीय प्रदेश, विंध्याचल का पर्वतीय प्रदेश, तो यह ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म होता है। जो पर्वतीय प्रदेश है विंध्याचल का, वो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म होता है, मतलब साधारण थोड़ा सा ही गर्म होता है, तथा शीत ऋतु में साधारण ठंडा होता है, शीत ऋतु में साधारण ठंडा होता है। इस क्षेत्र की जलवायु को समशीतोष्ण जलवायु कहा जाता है। जो विंध्याचल का पर्वतीय प्रदेश है उस क्षेत्र की जलवायु क्या कहा जाता है? समशीतोष्ण जलवायु। नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात करें तो नर्मदा घाटी उसका दक्षिणी क्षेत्र, इस भाग में नर्मदा घाटी तथा दक्षिण में बालाघाट, इसी भाग में नर्मदा घाटी तथा दक्षिण में बालाघाट से लेकर बड़वानी क्षेत्र तक शामिल है। कौन कौन से? दक्षिण में बालाघाट और बड़वानी इसी क्षेत्र में आते हैं, नर्मदा घाटी और इसके दक्षिणी क्षेत्र में। तो ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी होती है, यहाँ पर ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी होती है और शीतकाल में सामान्य ठंडी होती है, सामान्य ठंडी जलवायु पाई जाती है। देखते हैं मालवा पठार की बात करते हैं। मालवा पठार का क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्मी, मालवा के पठार में साधारण गर्मी ग्रीष्म ऋतु में तथा शीत ऋतु में साधारण ठंडी होती है। समुद्र से निकट होने के कारण, यह जो क्षेत्र समुद्र के निकट है, समुद्र से निकट होने के कारण यह क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। फाहियान ने, जो चीनी यात्री था फाहियान, जो भारत की यात्रा पर आया था, तो फाहियान ने इस क्षेत्र की जलवायु को श्रेष्ठ कहा है। मालवा के क्षेत्र की जलवायु को फाहियान ने श्रेष्ठ कहा है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। अभी हमने जलवायु के बारे में पढ़ा, तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मध्य प्रदेश की उष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है एवं मानसूनी है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रीष्मकालीन तापमान, सबसे ज़्यादा ग्रीष्मकाल के गर्मी के दिनों का जो तापमान होता है वो गंजबासौदा विदिशा में कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस। कहाँ? गंजबासौदा विदिशा में 47 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया है। और प्रदेश में सर्वाधिक औसतन तापमान है 45 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर जिले का। औसतन तापमान कहाँ का? 45 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर जिले का है। विगत वर्षों 2013 की बात करें, 2013 में ग्रीष्मकालीन सर्वाधिक तापमान खजुराहो एवं नौगांव, जो 2013 में जो दर्ज किया गया था वो खजुराहो एवं नौगांव छतरपुर में दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान की बात करें तो दतिया, सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ का है? दतिया 0 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया है। और जो ऋतु संबंधित आंकड़े देने वाली जो वेधशाला है वो कहाँ? इंदौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। तो ये था आपके महत्वपूर्ण तथ्य, और इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में, पर्वत के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलते हैं आगे। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।